नमस्कार साथियों, मैं कौशलन सिंह प्राइम स्टडी फॉर जीएस में आप सबका स्वागत है और सभी का विशेष अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 15 सवालों की श्रृंखला लेकर आया हूं और ये डेली ये श्रृंखला चलती रहेगी। 15 सवाल, साइंस के बेहतरीन 15 सवाल जो आपके कहाँ पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो वन बाई वन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे विद फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस शब्द पे ध्यान देना है। ऑप्शंस है सरौता, चिमटा, कैंची और मनुष्य का हाथ। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, एक आपको मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान ले आपने कुछ ऐसा किया होगा या फिर ऐसा आपने देखा होगा कि एक पत्थर है, उस पत्थर को हम लोग किसी डंडे से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, जब किसी पत्थर को डंडे से धक्का दे रहे हैं तो यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगा लीजिए या फिर कुछ ऐसी ऊंचा पत्थर लगा लीजिए। तो ये जो पत्थर है ये लोड का काम करता है। एल फॉर इसे हम लोग बोलते हैं लोड। क्या बोलेंगे? लोड। और इस पर आप एफर्ट लगाएंगे। ई फॉर क्या हो जाएगा? एफर्ट। क्या हो जाएगा? एफर्ट। यानी जो बल आप अप्लाई करते हैं उसे एफर्ट बोलते हैं और इसे एफ बोलते हैं। जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं उसे एफ बोला जाता है। एफ का मतलब फलक्रम होता है। क्या होता है? फलक्रम। हिंदी में इसे बोलते हैं भार, इसे आलंब और इसे आयास। ठीक है, तो यही 3 चीज होता है। बस आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कभी भी पूछे तो आपको ये बताना है कि जो एफ है, एल है और ई है, ये हमेशा याद रखिए। ये फर्स्ट प्रथम श्रेणी में एफ बीच में आना चाहिए। जैसे इधर देखिए लोड है, बीच में एफ है और इधर एफर्ट है, तो बीच में क्या आया? एफ। तो प्रथम श्रेणी में एफ बीच में आना चाहिए, द्वितीय श्रेणी में एल बीच में आना चाहिए और तृतीय श्रेणी में ई बीच में आना चाहिए। बस आप इतना याद कर लीजिए। इसे आप बोलेंगे एफ एल ई। क्या बोलेंगे? एफ एल ई। एफ एल ई ये कहाँ होना चाहिए? तो आप बताएंगे मध्य में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए। क्लियर? अब आपको बस इतना समझना है, बस यही ट्रिक याद करके जाना है। बाकी सारी चीजें आपको कोई भी एग्जांपल याद करके रट्टा मार के नहीं जाना है। देखिए कैसे, मान ले सरौता की बात किया। अब सरौता कैसा दिखता है? सरौता सब लोग जानते हैं कि देखिए ये सरौता है, ऐसे होता है सरौता में और इस तरीके से बना होता है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि बन जाए। अब देखिए इस सरौते में यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम एफ, इसे हम लोग बोलते हैं एल। ये एल है जहाँ पे हम लोग उसे रख के काटेंगे और यहाँ पे हम लोग ई एफर्ट को अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए बीच में क्या आ रहा है? एल आ रहा है, किनारे एफ, बीच में इधर ई और बीच में क्या है? एल। तो जब एल बीच में आ रहा है इसका मतलब सरौता किसका हो गया? सेकंड। ठीक है, सरौता किसका एग्जांपल है? तो आप बताएंगे सेकंड क्लास लीवर का। सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। चिमटे की बात कर रहा है। अब देखिए चिमटा में क्या होगा? चिमटा, जब चिमटे की बात कर रहा है तो चिमटा ऐसे होता है। ठीक, चिमटे में रोटी यहाँ पकड़ते हैं तो लोड हो गया, बीच में यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं और यहाँ पे क्या होगा? एफ होगा। तो बीच में क्या है? एफर्ट। तो बीच में एफर्ट आया, इसका मतलब चिमटा थर्ड क्लास का लीवर का एग्जाम्पल है। चिमटा किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। कैंची की बात कर रहा है, कैंची। और कैंची सब लोग जानते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है कैंची। ठीक है, ऐसे और बीच में ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, तो कैंची में आप देखेंगे कि बीच में जहां से ये घूमता है कैंची वो एफ हो गया और इधर कपड़ा रखेंगे तो वो लोड हो गया और इधर आप एफर्ट लगाते हैं तो बीच में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। इसका मतलब कैंची फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है और यही पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और अगला है मनुष्य का हाथ। अब देखिए ये हमारा हाथ है और इस हाथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कंधे में जुड़ा हुआ है, यहीं से हम हाथ को मूव करते हैं, घुमाते हैं। ये हमारा फलक्रम हो गया और ये कोहनी से ही हम बल लगाते हैं। अब जैसे इसे उठाना, इस मार्कर को, तो हम यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, तो कोहनी से बल लगा रहे हैं। किसी भी चीज को उठाना है तो यहीं से उठाते हैं, कोहनी से बल लग रहा है। तो ये जहां से बल लग रहा है इसे एफर्ट बोलेंगे ई, और जहां पे हम पकड़ते हैं वस्तुओं को उसे बोलते हैं लोड। तो लोड कहाँ है? यहाँ। तो ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया, ये एफ हो गया। यानी कि एफर्ट कहाँ पे है? बीच में। ई बीच में आ रहा है, इसका मतलब मनुष्य का हाथ किसका एग्जाम्पल है? तीसरे यानी थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। बेहतरीन ट्रिक है, आप एफ एल ई याद करके जाइए और एग्जाम में देखेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम्पल रट के नहीं जाना है। ठीक है, वहां गए आप ऑन द स्पॉट उसको सोचेंगे और आंसर लगा देंगे। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। मानव के दूध के दांत में निम्नलिखित में से कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज एब्सेंट इन द ह्यूमन मिल्क टीथ। अब आपको बताना है कि मानव में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। तो देखिए एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या है?
तो एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला है 2123 बाई 2123 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। टोटल दांत कितने होते हैं वयस्क में 32, ठीक है। चाइल्ड में, बच्चों में देखिए, बच्चों में होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। बच्चों में टोटल 20 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दो दांत है ये इंसीजर है। इंसीजर किसे बोलते हैं? कृंतक को। दो दांत हमारे पास इंसीजर होता है, फिर ये एक दांत कैनाइन होता है, एक दांत कैनाइन, और दो दांत प्रीमोलर और तीन दांत मोलर। ये ऊपरी जबड़े में, ये निचले जबड़े में, और ये भी एक साइड का है। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा ऊपरी जबड़ा, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट, ये राइट, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो 2123 इधर भी, 2123 इधर भी, 2123 इधर भी, 2123 इधर भी। तो कुल यहाँ पे देखेंगे कि 2 1 3 2 5 3 8, 8 दांत एक साइड में है, तो चारों साइड मिलाकर कितना हुआ? 32 दांत। और एक साइड का ये बताया गया है कि पहले दो दांत कितने कौन से होते हैं? कृंतक, उसके बाद कैनाइन रदनक, फिर प्रीमोलर 2 होते हैं यानी अग्र चमड़क, और मोलर कितने होते हैं? 3 यानी कि चमड़क। लेकिन बच्चों में देखिए, बच्चों में इंसीजर तो होता है, कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर नहीं होता, एक भी प्रीमोलर नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 लिखा गया है, जबकि मोलर में भी 3 की जगह कितना है? 2 ही है। बच्चों में प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता, और मोलर होता है लेकिन वो 2 होता है, थर्ड मोलर नहीं होता। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? अग्र चमड़क नहीं होता। क्या नहीं होता? अग्र चमड़क यानी प्रीमोलर, एक भी दांत नहीं होता। नेक्स्ट अगला है, एक अवतल दर्पण अपनी फोकस दूरी f और ध्रुव p के बीच रखी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज डज अ कॉनकेव मिरर मेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इट्स फोकल डिस्टेंस f एंड पोल p। ऑप्शंस आर वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, आभासी सीधा और छोटा बनेगा, वास्तविक सीधा और आवर्धित बनेगा, आभासी सीधा और आवर्धित बनेगा। आवर्धित मतलब मैग्नीफाइंग यानी कि बड़ा बनेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, राइट आंसर होगा आभासी सीधा और आवर्धित बनेगा। आभासी सीधा और आवर्धित। एक पेज लेकर आपको यहां पे दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है यानी कॉनकेव मिरर, जिसका बाहरी हिस्सा पॉलिश रहता है, ठीक है, कलई किया रहेगा। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है कि यहाँ पे पोल होता है। क्या होता है? पोल। यहाँ पे आप कहीं फोकस बना देंगे, यहाँ पे कहीं आप सी बना देंगे, इधर कहीं इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ पे, तो इसका यही तो बोला है कि पोल और फोकस के बीच में क्या रखा गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इसके पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। अच्छा पीछे बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका आकार वस्तु से बड़ा है, बड़ा यानी आवर्धित मैग्नीफाइड, और आभासी है क्योंकि आभासी माना जाता है कि दर्पण के पीछे बनता वो आभासी होता है, ठीक है। और सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा भाई? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो वही आंसर यहाँ पे लगाया गया है कि आभासी सीधा और बड़ा बनता है। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास एक प्रोप मिरर होता है, प्रोप मिरर, और वो प्रोप मिरर ऐसे होता है, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण लगा होता है और वो दांत के इतने करीब रखते हैं कि वो पोल और फोकस के बीच में आता है दांत, इसीलिए दांत का इमेज बनता है बड़ा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन आर प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सिंपल सी बात है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जब भी हम बात करते हैं कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन वो घटना है जिसमें प्रकाश की किरणों को बिखेर दिया जाता है। कौन बिखेरता है? धूल के कण। कौन बिखरेगा? धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल इनसे टकरा के प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, या वाटर वेपर इनसे टकरा के प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में सनलाइट प्रवेश करता है तो वो इनसे टकरा के बिखर जाता है। और सबसे ज्यादा किसका बिखराव होता है? तो आप बताएंगे नीले रंग के प्रकाश का, ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा बिखराव होगा, क्योंकि ब्लू लाइट के जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। उनका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा, बिखराव सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा देखिए
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल इसका और क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि बादल और कोहरा ये सफ़ेद दिखाई देते हैं, ये सफ़ेद दिखाई देते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। आसमान नीला दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, आसमान नीला दिख रहा है। समुद्र नीला दिख रहा है, समुद्र नीला दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है। या सूर्योदय के समय, सूर्योदय, या आप बता सकते हैं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर लाल दिख रहा है, इसका मतलब स्कैटरिंग हो रही है। या सिग्नल में अगर कोई लाइट है सिग्नल में, तो सिग्नल में लाल रंग ही यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल होता है क्योंकि रेड लाइट सबसे कम फैलता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा। चलिए इसका भी ट्रिक बता दें आपको। जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कोहरा, बादल, आसमान, समुद्र, सूर्य, ये सब बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ कोई कलर लगा हो, कोई कलर लगा हो, आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है, किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट? ऑप्शंस आर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और एरिथ्रोसाइट। देखिए इसको समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि भैया ल्यूकोसाइट होता क्या है। ल्यूकोसाइट इज ऑफ टू टाइप, इसको WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। तो वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। और ये दो टाइप के होते हैं, कौन से? तो आप बताएंगे ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, और आप बताएंगे ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ये दो टाइप के हो गए। ये बेसिकली दो टाइप के हैं, बाकी फर्दर अभी इसमें भी टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स? ग्रैनुलोसाइट में आता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, फिर आएगा बैसोफिल, बैसोफिल, और आता है क्या? न्यूट्रोफिल। क्या आएगा? न्यूट्रोफिल। ये आ गया। ए ग्रेनुलोसाइट में आप क्या बताएंगे? मोनोसाइट। क्या बताएंगे? मोनोसाइट। और क्या बताएंगे? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, जो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब आप देखिए यही तो लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट भी दिया है, मोनोसाइट दिया है, इओसिनोफिल है, एरिथ्रोसाइट है। आप देख रहे हैं कि इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये नाम लिखा हुआ है। देखिए ये सारे नाम लिखे हैं। आपको एक नाम नहीं मिल रहा होगा, वो है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपको नहीं दिख रहा है भैया। एरिथ्रोसाइट ये वास्तव में क्या है? तो ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। बाकी सब क्या है? WBC के टाइप्स हैं। ठीक है, चलो। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है। देखिए ध्यान से, हृदय से रक्त वाहिका, हृदय से ब्लड को कहां ले जा रहा है? शरीर के विभिन्न भागों में। कौन ले जाता है? धमनियां, नसें, सेप्टम, कोशिकाएं। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बता रहे हैं, उस डायग्राम को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, जैसे हो वैसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, और बार बार क्वेश्चन आते हैं तो उसको एकदम रट लीजिए, बैठा लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है। जैसे ये हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का, इधर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन, ये बॉडी ऑर्गन, शरीर के विभिन्न अंग। ये है हमारा फेफड़ा, लंग्स। क्या है? लंग्स। ठीक है, अब आप देखिए यहां से ये निकला क्या? ये है, बन गया वेना कावा, एक शिरा है, शिरा। शिराएं हमेशा नीले रंग की होती हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम क्या? धमनी, और धमनियां हमेशा लाल रंग की होती हैं, और ये पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फिर देखिए, फिर एक शिरा लेंगे, ये शिराएं हमेशा नीले रंग की होती हैं। ठीक है, शिरा को बोलते हैं वेन्स, और ये वेन्स सीधे फेफड़े में ब्लड लाती हैं। फिर एक धमनी द्वारा इस हार्ट से ब्लड निकलेगा, और ये सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? सीधे पहुंच जाएगा अंगों में। अब आप कहेंगे सर ये कैसा डायग्राम है? बिल्कुल एकदम बच्चों वाला डायग्राम है, ये एकदम दिमाग में याद भी हो जाएगा। देखिए ब्लड ऐसे निकलता है और जाता है हार्ट में, फिर यहाँ चैम्बर, यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, यहाँ से ब्लड नीचे आता है, फिर यहाँ से निकलता है तो फिर जाता है वापस कहाँ? फेफड़े में। फेफड़े से ये शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर आता है, फिर यहाँ ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? फिर चला जाएगा कहाँ? ऑर्गन में। अंगों से आया, फिर घूम फिर के अंगों में आ गया। इसको बोलते हैं महाधमनी, महाशिरा, महाशिरा, वेना कावा बोलते हैं, वेना कावा। इससे बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, और इसे बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलेंगे? एओर्टा। इसे बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी, पल्मोनरी
वेन, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। इसे बोलेंगे फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से। अब देखिए ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक, ऑर्गन तक कौन ला रहा है? ये ला रहा है। इसका नाम क्या है? महाधमनी, एओर्टा। ऑप्शन में देखिए धमनियां, नसें, सेप्टम, कोशिकाएं। महाधमनी नहीं दिया है तो इसमें क्या दिया है? तो आप कहेंगे सर धमनियां दिया है, लगा दीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? धमनियां। यहां से ब्लड निकलने और यहां से घूम फिर कर फेफड़े से वापस आने और यहां तक फिर वापस जाने में, मतलब आप कह सकते हैं ये ब्लड चारों चैम्बर से गुजरने में 0.8 सेकंड का समय लेता है, 0.8 सेकंड। और इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। मतलब एक धड़कन पूरा होने में टाइम लगता है कितना? 0.8 सेकंड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? लिखा हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का ध्रुवण। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इससे एक और सवाल आएगा, ऑप्टिकल फाइबर को किसने खोजा, सॉरी किसने इन्वेंट किया ऑप्टिकल फाइबर? तो आप बताएंगे नरेंद्र कपानी या नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी भारतीय, ठीक है, इनका नाम याद रखिए, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है कहां पे? D2H केबल के तौर पे, या वाईफाई केबल के तौर पे, CCTV केबल के तौर पे, इंटरनेट के केबल्स जहां भी हैं वहां पे हर जगह क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ही बोलते हैं उसको। और उसको कोई तांबे का तार नहीं होता, उसको मोड़ दिए और जोड़ दिए। उसको जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन आती है, उस मशीन द्वारा मोड़ा जाता है। आपने वाईफाई का कनेक्शन करने आए होंगे तो वो देखे होंगे आपने कि कैसे वो एक मशीन द्वारा उस तार को जोड़ता है, ठीक है। वह हाथ से नहीं जुड़ता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में TIR काम करता है और उसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है एंडोस्कोपी में। तो एग्जाम में कभी कभी एंडोस्कोपी भी पूछा जाता है। एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, हमारे माउथ के रास्ते, हमारे इंटरनल यानी कि जो हमारे आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो एंडोस्कोपी टेस्ट कराई जाती है। उसमें कैमरा लगा होता है और डॉक्टर मॉनिटर पे ऑब्जर्व करता है कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90%, 80%, 60% और 70%। पहली चीज की प्लाज्मा कहां से आ गया? प्लाज्मा आया है ब्लड में। अब ब्लड बना है दो चीजों से। ब्लड का अगर देखा जाए बाइफर्केशन, इसका कंपोजिशन क्या है? तो ब्लड का कंपोजिशन भाई निकालना है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ब्लड में एक होता है प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन होता है और ये 55% होता है, एग्जैक्ट फिगर वही है। और एक है ब्लड सेल, ब्लड सेल। ब्लड सेल्स होते हैं 45%। कितने होते हैं? 45%। अब सोचिए ये जो ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में फर्दर क्या होता है? तो प्लाज्मा में फर्दर होता है, आप बताएंगे कि सर इसमें फर्दर होगा वाटर। वाटर का परसेंटेज एग्जाम में आया है 90 से 92% होता है, याद रखिएगा। और थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन, इसका परसेंटेज 6 से 7% के आसपास। और थोड़ा बहुत इसमें होता है मिनरल्स यानी कि खनिज, और मिनरल्स का परसेंटेज होता है 1 से 2% के आसपास। ये तीनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या होता है? तो प्रोटीन, वाटर होता है। और अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे, तो आप इसमें बता सकते हैं ब्लड सेल में क्या क्या होता है। तो आप बताएंगे कि ब्लड सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं ब्लड सेल्स और 55% प्लाज्मा होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ 55 का सबसे करीबी है 60%। राइट आंसर क्या होगा? 60%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लुवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक, क्या सुमेलित है? 100% सुमेलित है। कैरोलस लिनियस, वर्गीकी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक, 100%, बहुत बार सवाल पूछा गया, ठीक है। मेंडल, इनको बोलते हैं आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये भी 100% सही है। इसका मतलब अंतिम वाला आंसर होगा जिसमें लिखा है अरस्तु वनस्पत विज्ञान के जनक है, जबकि एरिस्टोटल फादर ऑफ बॉटनी नहीं है। याद रखिए एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, या बोल सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी, ठीक है, या जंतु विज्ञान के जनक या फिर जीव विज्ञान के जनक। अगर थियोफ्रेस्टस की बात की जाए, थियोफ्रेस्टस, तो
इनका नाम आता है फादर ऑफ बॉटनी के तौर पे, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, ना कि एरिस्टोटल अरस्तु है। ठीक है, चलिए अगला है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड? ऑप्शंस आर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड और पॉलीपेप्टाइड। देखिए रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन रेलवे का ही है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा डीप लेवल एक स्टेप आगे पढ़ के जाना है, किसके लिए? रेलवे के लिए। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये डीएनए किससे बना है, तो डीएनए बना है भाई न्यूक्लियोटाइड से। आप डीएनए बताएंगे किससे बना है, तो आप कहेंगे सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना है, तो आप कहेंगे सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़े रहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड बना होता है ये शुगर से बनता है। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाले शुगर से बनता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, और इसमें कुछ होते हैं नाइट्रोजनी या नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और उन नाइट्रोजनस बेस को आप नाम सुने होंगे, क्या बोलते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है ना। और पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर होगा? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होगा? तो फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा। मतलब इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारे चेन मिलकर बनते हैं, ढेर सारी श्रृंखलाएं, लंबी श्रृंखला को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब होता है मैनी, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है क्या? डीएनए। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? टचिंग द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट कॉजेज a stinging pain. This pain is caused by the secretion of which acid? Options are हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। देखिए कई बार हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया सवाल है, एकदम सीधा सीधा छपा हुआ क्वेश्चन है। समझिए वहां मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड का ही आईयूपीएससी नेम क्या है? मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, या आप बोल दीजिए क्या? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड जब भी आप पूछते हैं कि सर कहाँ मिलता है, तो लाल चींटियों के अंदर मिलेगा, मधुमक्खी के डंक में मिलेगा, और नेटल के पत्ते में मिलेगा, जिसमें कांटे जैसी संरचना निकली होती है। अगर स्किन पे टच हो जाए, धस जाए, तो उससे फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, और जो जलन पैदा करता है। क्लियर? साइट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड आप जानते ही हैं, टमाटर में और टोमेटोस, और क्या बताएंगे? स्पिनच यानी कि पालक में मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं म्यूरिएटिक एसिड। क्या बोलते हैं? म्यूरिएटिक एसिड। एग्जाम में कई बार पूछा गया है म्यूरिएटिक एसिड, और जनरली आपको मिलेगा नहीं, ये रेलवे ने ये सवाल पूछा है, म्यूरिएटिक एसिड किसे बोलते हैं? HCl को। बाकी हमारे आमाशय में निकलता ही है, गैस्ट्रिक जूस में, हमारे गैस्ट्रिक जूस में ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? टाइटेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कम से कम आपको ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो ज्यादातर वो F ब्लॉक में पाए जाते हैं, आपको पता होगा F ब्लॉक में होता है, इसलिए इस ब्लॉक को ही हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव ब्लॉक, रेडियो एक्टिव ब्लॉक। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे डिफाइन होगा? तो आप बताएंगे कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो उससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलता रहेगा, और ये तब तक निकलेगा जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। और जैसे ये स्टेबल होगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेड में। याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या एलिमेंट्स है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? लेड में। तो देखिए पूछा है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम राइट आंसर होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इससे कोई अल्फा, बीटा, गामा नहीं निकलता है, तो रेडियो एक्टिव रेज नहीं निकलते हैं, और जब ये रेज निकलते रहते हैं तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये नहीं निकलते। तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि क्या होता है? 22 होता है। ठीक है, प्लूटोनियम देखिए, प्लूटोनियम बम बनाने में इस्तेमाल होता है, 94 होता है इसका प्लूटोनियम का। पूछा गया है कि हिरोशिमा पे बम गिराया गया, प्लूटोनियम का कौन कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया था? प्लूटोनियम 239 यूज किया गया था। थोरियम 90 TH, हमारे भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है। ठीक है, लेकिन उसका यूज अभी तक नहीं है। नेक्स्ट,
लिटमस पेपर का वास्तविक रंग कैसा होता है? जब भी लिटमस पेपर आता है हमारे दिमाग में दो ही रंग घूमता है, एक लाल और एक नीला, ठीक है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। लेकिन याद रखिए लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से। किससे बनता है? लाइकेन। और लाइकेन आप जानते हैं कि ये एल्गी और फंगी जब साथ साथ जीवन यापन करते हैं इनके इस पोषण को ही बोलते हैं क्या? लाइकेन। और इसी लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर और इसका वास्तविक रंग होता है बैगनी। याद रखिएगा बैगनी, ठीक है। ये रेड कब होते हैं? रेड होते हैं इट अपीयर्स रेड इन एसिड। और ब्लू कब होंगे? बेस में। जब ये बेस में मिलाया जाएगा तो ब्लू, एसिड में मिलाएंगे तो रेड। नेक्स्ट है चौक मूर्ति और अग्निरोधी जैकेट बनाने में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक चौक स्टैचू एंड फायर रेजिस्टेंस जैकेट्स? ठीक है, ऑप्शंस आर ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए क्या पूछ रहा है, चौक बनाने में, मूर्ति बनाने में, दुर्गा पूजा में मूर्तियां किसकी बन रही हैं? ठीक है, अग्निरोधी जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, ये सब बनता है किससे? पीओपी से। और आप जानते ही हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, मतलब इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं और ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम से तैयार किया जाता है पीओपी। बेकिंग पाउडर आप जानते हैं कि ये जो बेकिंग पाउडर है ये वास्तव में बेकरी उद्योग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो NaHCO3.5H2O। और याद रखिए ये जो 5 H2O है ना, ये एग्जाम में पूछा गया रेलवे में कि बेकिंग पाउडर में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा पूछे तो आप बताइए Na2CO3.10H2O। अगला सवाल फिर आ गया, जैसे 5 पूछा वैसे 10 पूछा, ठीक है, धावन सोडा। और ब्लीचिंग पाउडर आप जानते ही हैं CaOCl2 या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, इसका रासायनिक नाम। चले, ये सब क्या है? ये सब के सब सॉल्ट, ये सब के सब क्या है? सॉल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन? ऑप्शंस आर वर्षा की बूंद, केशिकीय उन्नयन यानी कैपिलरी राइज, जब कैपिलरी ट्यूब में जब पानी ऊपर चढ़ता है तब की बात कर रहा है, और किसी द्रव का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, और गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना। देखिए पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल अगर आप जान जाएंगे तो ये सब आसानी से कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए कि पृष्ठ तनाव तभी माना जाता है जब भी सरफेस पर उसके एक टेंशन बना होता है और कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब आप देखिए वर्षा की बूंद है तो वर्षा की बूंद गोल क्यों बनी? कम से कम क्षेत्रफल, कम से कम एरिया में आने की कोशिश क्यों किया? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। कोशिकी उन्नयन, जब भी इसमें कोशिकी उन्नयन, जब भी कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ता है तो ऊपर से ऐसे बन जाता है। इसका मतलब ये जो डिजाइन बना है अपर मेनिस्कस का, ये क्यों बना है? कोशिकी उन्नयन, वही पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। किसी द्रव का प्रवाह, फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब देखिए पानी बह रहा है या कोई लिक्विड बह रहा है, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें पृष्ठ तनाव इसमें बताया जाए। अगर पानी बह रहा है तो वहां पे सरफेस टेंशन का कोई एग्जांपल ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये यहां दिया कि गर्म भोजन का स्वादिष्ट लगना। अगर गर्म भोजन हम खाते हैं, करते हैं, तो हमारी जीभ पर एक सरफेस टेंशन होता है। गर्म भोजन से वो सरफेस टेंशन टूट जाता है और भोजन ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जाता है, जिसकी वजह से हमें भोजन क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। आई होप ये 15 क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आई होगी। डेली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भी आरआरबी ग्रुप डी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।